अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इस वक्त अदम एतमाद की जो हवा चल रही है उसने बहुत से इदारों के अंदर तल्खियाँ बढ़ा दी हैं, चाहे वो न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। आज आपसे दो मामलात पे बात की जाएगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक पर हुक्मरान जमात के मुनहरफ अरकान की तरफ से पार्टी की पॉलिसी के बरखिलाफ मुमकिना वोट के हवाले से सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है उसकी समाअत का अहवाल, मगर उससे पहले एक रिटायर्ड होने वाले जज काजी मोहम्मद अमीन की रिटायरमेंट पर अलविदाई रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की धुआंधार तकरीर का अहवाल भी आपको बताएंगे। और आज की जो तज्जिया है, जो व्लॉग है, इसमें पहले हम शुरू करते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की धुआंधार तकरीर। इसका पस मंज़र कुछ ऐसे है कि कुछ दिनों पहले जब अदम एतमाद की तहरीक जो कौमी असम्बली में उसका नोटिस जमा कराया गया तो उसके बाद हुक्मरान जमात के मुनहरफ अरकान के नाम सामने आए तो हुक्मरान जमात की तरफ से एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आया इन मुनहरफ अरकान की पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी पर इनकी अगर इनको वोट डालने दिया भी जाए तो क्या उनकी नाअहली ताहयात होगी, तो क्या वो नाअहली होगी या क्या होगा। इस हवाले से सदारती रेफरेंस जब सुप्रीम कोर्ट में आने की खबरें आई तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि इस्लामाबाद में अमन व अमान का मसला खड़ा हो सकता है। तमाम बड़ी जमातें 27 मार्च को रैली निकालने का ऐलान कर चुकी हैं। तो हफ्ते के रोज़ हंगामी बुनियादों पे गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक समाअत की। उस समाअत के दौरान ही ये चीज़ सामने आई कि सदारती रेफरेंस भी अभी दायर हुआ चाहता है, जिस पे ये मामला फिर गुज़श्ता पीर तक मुलतवी किया गया और उस रोज़ सदारती रेफरेंस जो ही दायर किया गया तो उसी रोज़ 1 बजे वो समाअत के लिए लगा भी दिया गया और उसके लिए फिर एक 3 रुकनी बेंच भी बनाया गया। जिसके बाद पीर को जब समाअत हो चुकी तो फिर 5 रुकनी एक बेंच तश्कील दिया गया और 5 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल नहीं थे। ये वो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जिनको पहले ही अपने ही मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से कुछ कशीदगी का सामना है। इनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दायर हुए, नाकाम हुए, वो अभी भी जज हैं और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो उन सदारती रेफरेंसेस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुके हैं, मगर फिर उनका फ़ैसला अक़लियती फ़ैसला करार पाया और अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब ये 5 रुकनी बेंच बनाया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त के ज़रिए उस बेंच पर एतराज़ किया और कहा कि ये रवायत है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बनाए जाते हैं या उनको अहम आइनी मामलात में शामिल किया जाता है, जबकि सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये गिला था। उस ख़त में भी उन्होंने किया कि उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे शामिल किया जाए, मगर बराह रास्त उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा। फिर उन्होंने उस ख़त में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की पॉलिसी पर भी एतराज़ किया और कहा कि ये रजिस्ट्रार प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से एक ब्यूरोक्रेट को लाया गया है और ये हुकूमती मामलात को तरजीह देता है और यूँ अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है। इस ख़त के बाद जो कि मंज़र-ए-आम पे आया और इस पे काफ़ी तज्ज़िये भी हुए, मगर आज एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की जब रिटायरमेंट का अलविदाई रेफरेंस था तो उस अलविदाई रेफरेंस में बार कौंसिल के नुमाइंदगान जो हैं वो तकरीरें करते हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस और जो रिटायर होने वाले जज हैं वो खिताब करते हैं। तो बार कौंसिल के नुमाइंदगान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एहसन भून और पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब चौधरी हफीज़ुर रहमान ने खिताब किया और उस खिताब के दौरान उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त का हवाला देते हुए कहा कि लगता है कि अदलिया में तकसीम है और जजेस के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कुछ बेहतर नहीं हैं। और बार कौंसिल के नुमाइंदगान ने भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ख़त में उठाए गए नुकात की हिमायत की और रजिस्ट्रार के हवाले से और बेंचों की तश्कील के हवाले से जो है कुछ एतराज़ात किए कि ये बेंचों की तश्कील जो है वो मेरिट पर नहीं होती और सीनियर जजेस को बेंचों पे नहीं बिठाया जाता। इन एतराज़ात के जवाब में जब बारी आई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आखिर में, तो पहले तो उन्होंने तहरीर की करदा तकरीर सारी पढ़ दी और फिर उसके बाद
उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, ज़ुबानी बग़ैर किसी स्क्रिप्ट के, और वकला को जो मुखातब करके बातें की वो हम आपको उसका खुलासा बता देते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर आप बराह रास्त मुझसे बात नहीं कर सकते तो महज अखबारात की जीनत बनने के लिए आप सरेआम ये बातें करते हैं। रूल 11 के तहत बेंचेस की तश्कील का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है और बिना जानकारी आप सवाल उठाना बंद करें, मेरे रजिस्ट्रार पर उंगली उठाना बंद करें कि आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रार का काम भी मैं ही करूं। और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार बाहर के पढ़े लिखे हैं और LLM भी उन्होंने किया है और 20 साल का उनका तालीम है। और उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रार का काम भी मैं ही करूं, अगर आपको कोई मसला है तो मुझसे आकर बात करें, अपने आप को बेवकूफ़ ना करें, अपना मुकाम देखें, मनसब देखें, मुझे आपका तावन दरकार है, बराए मेहरबानी मुझे अपना काम करने दें। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी इज़्ज़त इस इदारे से है और इस इदारे की इज़्ज़त नहीं तो आपकी भी नहीं होगी। इसके अलावा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें, इल्ज़ामात लगाना बंद करें, जिस बंदे पर एतराज़ है उसका नाम लें, जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल जो चौधरी हफीज़ रहमान थे, उन्होंने कहा था कि जजेस भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं और तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जजेस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना इंतहाई नामुनासिब है, जजेस पर इल्ज़ाम तराशी करना अनफेयर और इंतहाई नामुनासिब है। आमतौर पे मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। जजेस रूल्स कमेटी में मेरे बराबर जज ने तरीक़ेकार पे इत्तफ़ाक़ राय किया है। मेरे बराबर जज से मुराद उनके दाएं हाथ पे जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर सीनियर तरीन जज बैठे थे और बुनियादी तौर पे ये सारा मामला उन्हीं के ख़त के ऊपर उठा था और वो बैठे हुए थे और सारा जो रद्द अमल था चीफ जस्टिस का वो वकला की तंजीमों पे था, मगर चूँकि मामलात वही ख़त के मतन के थे जो वकला की तंजीमों ने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, तो इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है बड़ा सख्त रद्द अमल जो है न सिर्फ ये कि वकला की तकरीरों पर दिया उनके नुमाइंदों की, बल्कि जस्टिस काजी फायजी साहब जो साथ बैठे थे उनके ऊपर भी उन्होंने अपना गुस्सा और अपनी भड़ास निकाली। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के लिए सबसे अहम उनकी दयानतदारी, अहलियत और काबिलियत है। जज का तहम्मुल और उसकी हर किस्म की अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आज़ादी अहम है। अगर आप बराह रास्त मुझसे आके बात नहीं कर सकते तो आप महज अखबारात की जीनत बनना चाहते हैं। एहसन भून साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मुखातब होकर उन्होंने कहा, आपको कौन सी अदालती प्रैक्टिस पर एतराज़ है? मेरे दरवाजे हर एक के लिए रात 9 बजे भी खुले हैं। हम यहाँ अहलियत, काबिलियत, दयानतदारी की वजह से हैं। हमारी तकर्री गैर जानबदाराना हुई है। हम बिना किसी दबाव के काम करने वाले लोग हैं। मेरे रजिस्ट्रार को गालियाँ देना बंद करें। मेरे रजिस्ट्रार का 20 साल तालीमी तजुर्बा है। बेंचेस की तश्कील मैं करता हूँ। तो आज बड़े गैर मामूली तौर पर यूँ महसूस हुआ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के अंदर जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रूह जो है वो आ गई और जस्टिस काजी फायज साहब बड़े कूल और कंपोज बैठे थे। लग रहा था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा की जगह चले गए हैं और बहुत कम किसी चीफ जस्टिस ने अपने साथी जज की रिटायरमेंट पे बगैर किसी स्क्रिप्ट के इस तरह की धुआंधार तकरीर किया, रद्द अमल का, गुस्से का इजहार किया है। मगर आज शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका और ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा के ये शायद पहला ख़त नहीं था। इससे पहले भी जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ मामलात पे खतूत लिखते रहे हैं और उसमें आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो सुओ मोटो पावर है चीफ जस्टिस की और फिर बेंच तश्कील देने की, उनके ऊपर भी एतराज़ करते रहे हैं। और हकीकत ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से ये जो एतराज़ उठाए जाते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो बेंच बनाने की उसके अख्तियारात जो इस्तेमाल होते हैं उसमें रवायात को या दूसरे जजों से मशावरत नहीं की जाती, तो बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में ये मनमानी बेंच बनाने का जो है रवायात नहीं पड़ी, ये बहुत पुरानी है। और आज भी बावजूद इसके कि जजेस के अंदर से बेंच बनाने के अख्तियारात और सुओ मोटो अख्तियारात जो चीफ जस्टिस के एक ही फ़र्द के अंदर वो उनको डाल दिया गया है, उसके ऊपर जितने एतराज़ात आए हैं उनका अभी तक कोई हल नहीं निकला। और यह हकीकत है कि बेंच बनाने की जो अख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो भी वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। बहुत सारे असास मुकदमात जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने नहीं लगाए जाते और बहुत सारे मुकदमात जो हैं चंद मखसूस जजों के सामने लगाए जाते हैं, हसास मुकदमात जिनके नाम शायद गिने चुने हैं। और अब भी जो अदम एतमाद का मामला है इसमें भी जो बेंच तश्कील दिया गया है इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया गया।
तो ये एतराज़ात तो दुरुस्त हैं, जेन्युइन हैं, और जब तक इस मसले का हल नहीं होता यूँ खतूत भी आते रहेंगे और वकला तंजीमों के लीडरान तनकीद भी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने बेंच पे बैठ के आज अच्छी तकरीर की, अच्छे दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत के हवाले से, मगर इसके बाद जो तनकीद थी वो बिला जवाज़ भी नहीं थी वकला के नुमाइंदों की, और जब तक इन मामलात का हल नहीं ढूंढा जाता इस तरह की तलखियाँ पैदा ज़रूर होती रहेंगी। उसके बाद जो असल मामला है अदम एतमाद के जो हवाले से, तहरीक के हवाले से मुनहरफ अरकान की क्या सज़ा होनी चाहिए, जो सदारती रेफरेंस का मामला है, उसके अंदर भी उसका खुलासा, आज का खुलासा ये देखने को मिला कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 3 जजेस जो हैं तकरीबन एक ही सिमत में देख रहे हैं और सोच रहे हैं, और ये उनके रिमार्क से, उनके सवालात से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो शायद अभी भी जो है आइन के आर्टिकल 63A में, जहाँ पे सिर्फ सीट से महरूम करने की सज़ा है किसी भी बागी रुकन असम्बली के लिए, उसके अंदर वो ताहयात नाअहली के जवाज़ की तलाश कर रहे हैं और सियासी जमातों को जो है एक बहुत बड़ा एक फ़ोरम बना के पेश कर रहे हैं कि जिससे निकलना या जिससे गद्दारी जो है वो शायद इतनी संगीन है कि जैसे मुल्क से गद्दारी हो, और इसलिए उसके लिए ताहयात किसी सियासतदान के लिए नाअहली भी ज़रूरी होगी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑब्ज़र्वेशन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल या चीफ जस्टिस या जस्टिस एजाजुल एहसन या मुनीब अख्तर की जो आती रही, उनके बारे में बताते हैं। बहुत दिलचस्प हैं, एक तरतीब से, एक फ़्लो से आपको बताते हैं कि बहस का आगाज़ कैसे हुआ और फिर वो किन किन इशूज़ को टच करते हुए वो कैसे आज के लिए अख्ताम पे पहुँची, और ये बहस अब पीर को भी जारी रहेगी क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो अभी फौरी तौर पर अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सकते। आज जब आगाज़ हुआ इस केस का तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ सियासी जमातों और उनके अरकान के बीच ताल्लुक़ और रिश्ते पर बात हुई थी जो आम वोटरों की वोट की बुनियाद पर कायम होता है, जो कि वोट लेकर आते हैं सियासी जमात के नाम पे और फिर सियासी जमात से उनका एक ट्रस्ट का रिश्ता कायम होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक पार्लिमानी निज़ाम में कुछ अरकान पार्टी या अरकान असम्बली जो हैं वो सियासी जमात के लोगों और सियासी जमात के निशान पर मुंतखब होते हैं, मगर सिंध हाउस में पाए जाने वाले मुनहरफ अरकान में कुछ मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाली ख़वातीन अरकान भी शामिल थी। ये मखसूस नशस्तें होती हैं कि जो वोट लेके नहीं आती, जिनको पार्टी जो है वो एक फ़हरिस्त देती है जीतने के बाद और वो कोटे के ऊपर वो फ़हरिस्त आ जाती हैं, तो वो लोगों से कोई वोट लेके नहीं आती, उसमें जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनका जो रिश्ता होता है पार्टी के साथ उससे ज़रा हट के ये ताल्लुक़ होता है। तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सिंध हाउस में पाए जाने वाली मुनहरफ अरकान में कुछ मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाली ख़वातीन अरकान भी शामिल थी जो पार्टी की फराहम करदा फ़हरिस्त पर आती हैं। इनका भी वफ़ादारी तब्दील करना वैसे ही ख़यानत है जैसे दूसरे अरकान का वफ़ादारी तब्दील करना। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा, आप ख़यानत जैसे संगीन जुर्म की बात कर रहे हैं, मगर फिर वफ़ादारियाँ तब्दील करने वालों के ख़िलाफ़ आपके पास ठोस सबूत क्या होने चाहिए? हमें वो मयार बताएं कि जिसके तहत आप कहें कि इसने वफ़ादारी तब्दील करनी है। महज मजबूत पार्लिमानी निज़ाम की ज़रूरत के ऊपर बात करना तो एक दलील तो हो सकती है, मगर इसकी बुनियाद पर किसी को ताहयात नाअहल कैसे किया जाए? ये चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने कहा कि हमारे आइन में पार्टी की वफ़ादारी का कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब आइन में कहीं नहीं लिखा कि आपने पार्टी की वफ़ादार रहना है, क्योंकि आइन में तो राइट टू वोट है हर रुकन असम्बली का और वो हल्फ उठाता है आइन की पासदारी करने का, पार्टी की पासदारी करने का हल्फ वो नहीं उठाता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर इस मौके पे रिमार्क्स दिए, जब लोग सियासी जमात की रुकनियत हासिल कर लेते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं जिसमें पार्टी से वफ़ादार रहने का अंडरटेकिंग दी जाती है या वादा किया जाता है, और उस वक्त ही एक एतमाद का रिश्ता कायम हो जाता है। जो मेंबरशिप फॉर्म होता है पार्टी का, ये एक अमानत बन जाती है। ये बताएं कि अदम एतमाद मतलब क्या सियासी जमातें कोई तहरीरी पॉलिसी लाइन या हुक्मनामा जारी करती हैं? ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी सवाल दिए। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा इस पर कि जी हाँ, वो मेंबरशिप फॉर्म होता है और ज़रूर जो भी रुकन बनता है पार्टी का तो उसमें लिखता है कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करूँगा और पार्टी से वफ़ादारी करूँगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा
कि वज़ीर आज़म आइन से वफ़ादारी का हल्फ उठाता है और अगर वो पार्टी की हदायत को नहीं मानता या आइन को पार्टी हुक्म पर तरजीह देता है तो क्या वो भी वफ़ादारी तब्दीली करने के ज़ुमरे में आएगा? और फिर तमाम अरकान असम्बली भी तो आइन से वफ़ादारी का हल्फ उठाते हैं, तो क्या वो पार्टी फ़ैसलों को आइन पर तरजीह दे सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह पूछा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी के अरकान पार्टी के अंदर वफ़ादारी का एक हल्फ उठाते हैं। वज़ीर आज़म पहले बतौर रुकन असम्बली हल्फ उठाता है, फिर बतौर वज़ीर आज़म, जो कि एक आइनी तकाज़ा है। मगर जब आप एक पार्टी टिकट पर या इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको चाहिए कि आप चाहे आम सीट पे हों या मखसूस नशस्त पर हों, पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। हकीकत में वोटर्स बैलेट पेपर पर, ये जस्टिस इजाज़ुल हसन ने फिर रिमार्क्स दिए कि हकीकत में जो वोटर होता है वो बैलेट पेपर पे इंतखाबी निशान पर मोहर लगाता है, जो पार्टी का इंतखाबी निशान होता है। वोट पार्टी का होता है, उम्मीदवार का नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में फली फूली, लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिए। मौजूदा कौमी असम्बली में भी 342 में से सिर्फ 10 अरकान आज़ाद मुंतखब हुए, जिन्होंने बाद में सियासी जमातें ज्वाइन कर ली, जो कानून का तकाजा है। मगर ज़्यादातर पार्टी निशान पर मुंतखब होकर आए। मुल्क में नौजवान जो 18 साल से ऊपर हैं, सब कहीं ना कहीं सियासी सोच और जमात का नज़रिया ले कर चलते हैं। इन बेचारे नौजवानों को तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूनियन की भी आज़ादी नहीं है, यूनियन की तंजीम साजी की भी आज़ादी नहीं है, और अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं जी सब सियासी नज़रिया लेके चलते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सियासत पे बात करने की भी जो है वो आज़ादी नहीं है, तकरीर करने की आज़ादी नहीं है, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, तहकीक करने की आज़ादी नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल साहब बता रहे हैं कि जनाब ये नौजवान जो 18 साल से ऊपर होते हैं कोई ना कोई सियासी नज़रिया लेके चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में इख्तलाफात को पार्टी के अंदर ही ज़ेर बहस लाया जाता है, वगरना फिर ऐसे रुकन असम्बली को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जिसको पार्टी की किसी पॉलिसी या फैसले से इख्तलाफ है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सेनेटर रज़ा रब्बानी उनके साथ ही बैठे थे। उन्होंने कहा ये मेरे साथ सेनेटर रज़ा रब्बानी हैं, इन्होंने फ़ौजी अदालतों के क़याम की आइनी तरमीमी बिल पे आंसू बहा कर वोट दिए थे और कहा था कि ये वोट मेरी पार्टी की अमानत है जो लौटा रहा हूँ, वगरना कभी भी ना देता फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए ये वोट। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर कोई रुकन वोट भी पार्टी को दे दे और फिर इस्तीफ़ा भी दे दे तो क्या आप फिर मुतमईन होंगे? जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा अटॉर्नी जनरल से, आप क्यों वो इस्तीफ़ा मांगते हैं लोगों से और रुकन असम्बली वोट क्यों नहीं दे सकता? अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर आपने किसी से निजी ताल्लुक़ कायम कर लिया है, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर इन रिलेशन विद समवन, तो फिर आप इस दौरान किसी और से वही ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकते। यू कैन नॉट एस्टैब्लिश रिलेशन विद समबडी एल्स ऑल्सो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मगर फिर इस रुकन असम्बली का हक आज़ादी राय का क्या हुआ? इसके लिए इतनी सख्त सज़ा क्यों कि उसको आप पार्टी से निकाल के ताहयात नायल कर दें? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज़ादी राय की भी कुछ हदूद व क़यूद हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन बोले कि जब आप वफ़ादारी बदलते हैं तो किसी बड़े ज़ाती मफाद के लिए आप वफ़ादारी बदलते हैं, और ये और भी ज़्यादा डिसलॉयल्टी है, ये ज़्यादा बड़ी जो है बेवफाई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मगर क्यों ऐसे रुकन को वफ़ादारी तब्दील करना पड़ती है? अगर प्राइम मिनिस्टर या आपकी पार्टी ही आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसे रुकन को जब आइन ने डिफेक्टर करार दे दिया है, यानी कि पार्टी का गैर वफ़ादार, तो फिर क्या किया जाए? जैसे इजाज़ुल हसन बोले कि मगर ये सब तो एक इल्मी बहस है, सिर्फ आइन के 63A में लिख दिया गया है कि आपने पार्टी के साथ चलना है, वरना इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जब कोई रुकन असम्बली अचानक खड़ा होकर अपनी पार्टी पर तनकीद के तीर बरसाना शुरू कर दें तो फिर लाल झंडी तो लहराई जाती है, कुछ कहेंगे कि ये लोटा हो गया। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आप ये बताएं कि ख़यानत के इल्ज़ाम में 62(1)F की जो ताहयात नाअहली की सज़ा है वो कैसे लागू हो जाती है ख़यानत के इल्ज़ाम में, अगर ये आप कह रहे हैं ख़यानत है? तो इस मौके पे चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल बोले कि हम जिस किस्म के माशरे में रह रहे हैं वो अभी इतना बालिग नहीं हुआ, इतना मैच्योर नहीं हुआ, और इस माशरे के अंदर ये धोखाबाजी आम है, लोग पार्टी को अचानक ही छोड़ के चले जाते हैं।
जस्टिस उमर ता बंदयाल ने अपने साथी जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे मज़्ज़ साथी जज को शायद ये फ़िक्र लाहक है कि अगर कोई रुकन असम्बली ईमानदारी से अवामी मफाद में पार्टी हदायत के बरखिलाफ़ वोट देता है तो फिर क्या होगा। जब सियासी जमातों के अंदर आज़ादाना गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे की इजाज़त नहीं होगी तो लोग तो पार्टी वफादारी तब्दील करते रहेंगे। आइन की शिक 63A की खूबसूरती इसलिए भी है कि वो कभी इस्तेमाल ही ना हो, यानी 63A की खूबसूरती इसमें है कि कभी उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी ऐसा माहौल ही ना बनाया जाए कि अदम एतमाद आ जाए और वज़ीर आज़म पे उसके अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ही वोट देना। तो ऐसा वक्त ही नहीं आना चाहिए। वैसे भी जो 62(1)F की शिक है, जो ताहयात नाअहली की शिक है आइन की, उसका ताल्लुक जो है वो अहलियत से है, यानी 62(1)F जो है वो इलेक्शन के वक्त उम्मीदवारों की अहलियत उस पर जांची जाती है कि ये अहल है या नहीं, ना कि कोई बना बनाया रुकन जो है उसको नाअहल करने के लिए 62(1)F ताहयात नाअहली की सज़ा उस पर लगा दी जाए। तो ये चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने इस चीज़ की निशानदही की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पूरा मुल्क पार्टी वफादारियाँ तब्दील करने के मुखालिफ है। क्या ये बेहतर ना होता कि सदर ममलिकत ये रेफरेंस हमें भेजने से पहले तमाम पार्लिमानी लीडरान से मुशावरत कर लेते जो सब वफादारी तब्दीली के ख़िलाफ़ हैं, और ऐसा करने की बजाय आपने ये रेफरेंस हमें भेज दिया और इस रेफरेंस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी इस वक्त वफादारी तब्दील करने वालों को वफादारी तब्दील करने वाला किसी ने कोई कदम उठाया ही नहीं। जैसे मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि आप सिर्फ खदशात का इज़हार कर रहे हैं, ये अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा कि आप सिर्फ खदशात का इज़हार कर रहे हैं, ताहयात नाअहली का मरहला तब आएगा जब कोई वफादारी तब्दील करने वाला इकदाम कर चुका होगा। जैसे इजाज़ुल हसन बोले, ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जिसमें वफादारियाँ तब्दील हो सकती हैं और सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए हमें रेफरेंस भेजा है और बतौर आइनी अदालत राय देना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे उमर ता बंदयाल ने कहा कि अब इस खला को कौन पुर करेगा। क्या आइनी शिक में किसी भी कमी को पूरा करना अदालतों का काम है। जैसे मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि आप पार्टी छोड़ने को अखलाकियात से कैसे जोड़ सकते हैं। फिर वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप तो आप कैसे जो है वो अचानक दूसरी रिलेशनशिप शुरू कर दें। तो ये मॉरली भी और लीगली भी उन्होंने मिसाल दी कि ये काबिल गिरफ्त हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्टी वफादारी बदलने का ताल्लुक 63A से है और ये 2009 के बाद ये 63A का आइन में ये शिक लाई गई। और आप उस वक्त की पार्लिमानी, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल पार्लिमानी तकारीर पढ़ रहे थे जिनमें बैरिस्टर वसीम सज्जाद और दूसरे पॉलिटिशियन बता रहे थे कि वफादारी बदलने के ख़िलाफ़ तकरीरें थी और उसको कैंसर करार दिया गया था वफादारी बदलने को। 2009 की पार्लिमानी जो बहस हुई तकरीरें, उस तकरीरों में अरकान पार्लियामेंट ने, तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्टी वफादारी बदलने का ताल्लुक जो है वो इस वक्त आइन में 63A से है। जो 2009 की आप तकरीरों का हवाला दे रहे हैं तो उस वक्त से आज तक क्या हुआ है और अभी हम आज 2022 में जाके हम क्या करें। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि बैरिस्टर वसीम सज्जाद जैसे मारूफ कानूनदान शख्सियत जो तवील अरसे सेनेट का चेयरमैन रहे, उन्होंने अपनी तकरीर में पार्टी वफादारी बदलने को एक कैंसर करार दिया है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मैं पार्टी वफादारी बदलने की हिमायत कभी भी नहीं करूँगा, मगर ये कैसे तय होगा कि किसी ने पार्टी वफादारी बदल ली है या नहीं। जैसे उमर ता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस भेजने के सदारती अख्तियार पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती और रेफरेंस किसी भी मुमकिन तौर पर उठने वाले आइनी सवाल पर मबनी हो सकता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आखिर सदर ममलिकत के सामने मसला क्या है, क्या आया है, आप ही बता दें। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने मुखातब किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 62(1)F जो ताहयात नाअहली वाला जो सज़ा है ताहयात नाअहली की और 63A के बीच एक ताल्लुक है। जो 63A जो अदम एतमाद में जो वोट नहीं देगा वज़ीर आज़म को तो वो सीट हो जाएगा। उन्होंने कहा ये एक ताल्लुक है ताहयात नाअहली का और बागी रुकन को सीट से महरूम करने का। पुराने आइन के तहत वफादारी तब्दील करने वाला रुकन असम्बली पार्टी छोड़कर दोबारा मुंतखब होकर असम्बली में आ सकता था और ये चीज़ लिखी हुई थी कि ही कैन कम बैक टू पार्लियामेंट आफ्टर इलेक्शन। ये पुराने आइन में ये चीज़ लिखी हुई थी।
अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मगर जो आज का आइन है 63A है, उसमें सिर्फ लिखा गया कि उसको डीसीट कर दिया जाएगा, उसमें ये लिखा ही नहीं गया कि वो वापस आ सकता है। शायद अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि अगर लिखा नहीं गया वापस आ सकता है तो इसका मतलब है कि वो कभी नहीं आ सकता और वो ताहयात नाअहल है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तो फिर पार्लियामेंट को इस शिक में तब्दीली करने दें, तो पार्लियामेंट इस शिक में लिख दें कि वो वापस नहीं आ सकता या वो वापस आ सकता है, तो ये लिख दें। क्या सब जमातें असूली तौर पे इस बात पे इत्तफाक नहीं करती? तो फिर पार्लियामेंट कर लें। आप क्या कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को अब आइन में डाल दें कि वो वापस नहीं आ सकता होता हयात नाअहल है, तो पार्लियामेंट करता रहे। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब, अदालतें भी तो आइन की ही ज़ुबान होती हैं, आइन अदालतों के ज़रिए बोलता है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, तशरीह करना अदालतों का काम है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि आइन की 63A के तहत हुकूमत कानून साजी करके वफादारी तब्दील करने वाले अरकान के लिए नाअहली की सज़ा तजवीज़ कर सकती थी। आपने नहीं किया। आपने इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया, इसमें भी नाअहली नहीं रखी और अब आप हमें कह रहे हैं कि हम तशरीह कर दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63A जो आज के आइन का 63A है, अदम एतमाद के हवाले से शिक, अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 63A ये नहीं कहता कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, और 62(1)F और ये भी नहीं कि आपकी नाअहली कितनी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपको हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने 62(1)F की भी तो तशरीह की थी ना, उसने भी तो आइन में ये नहीं लिखा था कि 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली होगी, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62(1)F का मतलब ताहयात नाअहली है। तो इसी तरह आप 63A की भी तशरीह कर दें। तो जिस पे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि 62(1)F को पार्लियामेंट ने बरकरार रखा हुआ है अभी तक, अगर कोई तरमीम करनी थी या उसकी मज़ीद तशरीह करनी थी तो फिर वो उसमें कर सकती थी, लेकिन 62(1)F को कोई तब्दीली पार्लियामेंट ने नहीं की। और हमने 62(1)F की जो ताहयात नाअहली है उसको मशरूत कर दिया है ट्रायल कोर्ट के, यानी किसी अदालत में किसी के ख़िलाफ़ कोई केस चले, उसमें उसका एविडेंस पेश हो, गवाह शहादतें हो, प्रोसिक्यूशन हो, फिर उसको कोई कैद की सज़ा हो, तो फिर वो जब कन्विक्ट हो जाए, सज़ा याफ्ता हो जाए तो फिर वो ताहयात नाअहल हो सकता है। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि हमने 62(1)F की जो ताहयात नाअहली है उसे किसी ट्रायल कोर्ट के ऐसे फैसले से मशरूत कर दिया है जिसमें रुकन असम्बली को सज़ा हो जाए। और उस ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट से मुराद ये है कि किसी इस हवाले से किसी भी रुकन असम्बली को सज़ा सुनाने के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा सुना सकती हैं और ऐसी डिक्लेरेशन दे सकती हैं कि ये नाअहल है, मतलब उसको सज़ा दे सकती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं है। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि ये जो 63A का जो शिक है इसमें तो जो मेंबर है वो उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है पार्टी का सरबराह स्पीकर वो इलेक्शन कमीशन में भेजता है और 1 महीने में इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। मगर क्या इलेक्शन कमीशन कोई अदालत है? वो अदालत जो कि 62(1)F के तहत किसी भी रुकन असम्बली को सज़ा सुना सके और उसको नाअहल कर सके, क्या इलेक्शन कमीशन अदालत है? अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कई फैसलों में कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है और वो 62(1)F के तहत जो है वो नाअहल नहीं कर सकती। तो इस पे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा तो फिर आप कैसे 62(1)F की ताहयात नाअहली का अख्तियार 63A में जो इलेक्शन कमीशन को अपील का अख्तियार है उसमें आप इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं कि 62(1)F के तहत 63A में आप ताहयात नाअहली कर दें? तो ताहयात नाअहली कौन करेगा? वो हेड ऑफ़ द पार्टी करेगा, स्पीकर करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा? ना हेड ऑफ़ द पार्टी कोई कोर्ट है, ना स्पीकर कोई कोर्ट है, ना इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट है। और 63A में फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आज के आइन के 63A में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है ना कि हेड ऑफ़ द पार्टी स्पीकर को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन सुन के फैसला करेगा, फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में फैसला करना है। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अगर किसी अदालत का इस 63A में जिक्र है भी तो वो एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहले 1 महीना इलेक्शन कमीशन में मामला चलना है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन तक फैसला करना है, तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर उसको ताहयात नाअहल कर दे 63A में बगैर तरमीम के। आप कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा 3 महीने बाद तो वो उसको ताहयात नाअहल कर दे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि 62(1)F की ताहयात नाअहली का अख्तियार
63A में शामिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की समात में दिया जा सकता है। और 63A में जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है उसका मरहला बहुत देर से आता है और इसमें भी बहुत वक्त लगेगा। फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने अपनी एक और जो है वो राय दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया इलेक्शन कमीशन से होता हुआ 63A वाला, यानी अदम एतमाद पे किसी रुकन ने अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दी, वज़ीर आज़म ने बतौर हेड ऑफ पार्टी स्पीकर को रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और फिर वो इलेक्शन स्पीकर ने वो जो है डिक्लेयर कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में अगर ये कह दिया कि जनाब ये जो मेंबर है ये डिसक्वालीफाई है, तो वो मेंबर अपनी सादा मतलब उसमें इलेक्शन कमीशन यही कहेगा ना कि सीट से महरूम हो गया, क्योंकि 63A में तो यही है। तो वो मेंबर इतना सादा होगा कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो जस्टिस एजाजुल हसन क्या कहते हैं, और जब ऐसा ही कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक आ गया तो फिर ज़रूर 62(1)(f) ताहयात नाअहली मतलब फिर ज़रूर संगीन नताइज हो सकते हैं। शायद वो कह रहे हैं कि अगर अपील में आ गए तो पहले तो सिर्फ सीट से महरूम हुए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो हम ताहयात नाअहल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन रुकन चाहेगा कि अगर वो सिर्फ सीट से महरूम हुआ 63A के तहत तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ जाए और फिर उसका केस भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब के सामने लग जाए, तो फिर जारी बात है। मगर जस्टिस एजाजुल हसन साहब का कहना है कि 63A के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, जो बहुत बाद में अपील में मामला आता है, तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब शायद ये कहना चाह रहे थे कि ताहयात नाअहली जो है उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है अगर उनके पास अपील आ गई। तो उनके पास तो अपील वही करेगा ना कि जो रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ आया होगा, अगर इलेक्शन कमीशन ने रुकन असम्बली के हक़ में फ़ैसला दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 63A के अंदर जो भी कॉन्सिक्वेंस है या सज़ा है वो तो सबको पता है कि भाई आप सीट से महरूम हो जाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट तक फिर पहुंचते पहुंचते उसे क्या पता कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसके साथ क्या करेगी। तो चीज़ आइन के शिक में ही क्लियर होनी चाहिए। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक कातिल को भी सज़ा का मालूम होता है कि सज़ाए मौत है, फिर भी वो एतराफ़ जुर्म करता है कि हाँ मैंने किया, कम अज़ कम उसे पता होता है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं फिर भी जो आपका फ़ैसला है वो बड़ा अहम होगा। यानी अटॉर्नी जनरल अभी भी कह रहे हैं कि चलो अगर मामला नीचे सीट से महरूम हुआ है तो अपील होते होते अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही उसे ताहयात नाअहल कर दे। मतलब अटॉर्नी जनरल अब इस चीज़ पे आ गए कि 63A को इंटरप्रेट ना करें, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपना अख्तियार रख ले कि क्योंकि हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं तो हम किसी को ताहयात नाअहल कर सकते हैं। तो अगर वो कोई बेवकूफ़ रुकन असम्बली इलेक्शन कमीशन के अपने ख़िलाफ़ डी सीट होने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ ही गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको ताहयात नाअहल कर दे। अब ये अटॉर्नी जनरल का आखिरी आर्गूमेंट रह गया कि आपका फ़ैसला फिर भी अहम होगा, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप चाहते हैं कि हर कोई जान जाए कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। यानी जस्टिस एजाजुल हसन अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल को थोड़ा आगे बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि शायद अटॉर्नी जनरल सिर्फ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फ़ैसला लिख दें कि 63A के तहत ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको ताहयात नाअहल भी कर सकती है। यानी लोगों को पता हो कि इसकी नाअहली ताहयात भी हो सकती है। अब जैसे एजाजुल हसन और जैसे मुनीब अख्तर ये जितने इनके रिमार्क्स आ रहे हैं जो बज़ाहिर कभी फ़ैसले की शक्ल नहीं लगता कि वो में सामने आ सकेंगे, मगर वो इन रिमार्क्स के साथ जो मुनहरफ अरकान है, बागी अरकान, ज़ाहिर बात उनके लिए परेशानी तो होगी, मगर बात वही है फिर कोई बेवकूफ़ ही इलेक्शन कमीशन के तरफ से डी सीट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये किसी को कोई आप मजबूर तो नहीं कर सकते कि आप डी सीट हुए नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जाएँ ताकि ताहयात नाअहल भी हो। बहरहाल ये जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं अटॉर्नी जनरल शायद ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ैसले में लिख दें कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला है तो ताहयात भी हो सकता है, या फिर ये कुछ और ही करना चाह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब, तो बहरहाल ये जो है जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि शायद अटॉर्नी जनरल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में वाज़ेह कर दे कि 63A का ये नतीजा भी हो सकता है, सिर्फ सीट से महरूमी नहीं। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में जब आएगा, मतलब कोई भी जब वो हेड ऑफ़ द पार्टी और स्पीकर इलेक्शन कमीशन में भेजेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 महीने की समाअत के दौरान उसे ये यकीन हो जाए कि जो रुकन असम्बली है उसने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया है और उसको सीट से भी वो महरूम ना करे, यानी वो कहे कि हम सीट से भी महरूम नहीं करते, तो फिर क्या होगा, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा। और फिर साथ ही कहा तो क्या वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा,
और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे सकती है कि ये सिर्फ सीट से महरूमी का मामला नहीं बल्कि ताहयात नाअहली का मामला है। ये अब जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं किसी न किसी तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब की इन दलाइल को तक़वियत दे रहे थे कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हल्का फुल्का कोई डर या खौफ ही पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर भी किसी न किसी को तो नायल करने का अख्तियार है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को यही 62(1)F के तहत ताहयात नायल किया है, उसके बाद से जो 62(1)F है उसका दिफा करना ख़ास तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो उस पनामा बेंच का भी हिस्सा थे जिन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को बतौर एक कोर्ट खड़े खड़े वकील से सवाल जवाब करने के बाद इस बात पे नायल कर दिया कि वकील साहब ने एडमिट किया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी बेटे की कंपनी में मुलाजमत की थी और उसकी बेस पे अकामा लिया था, लेकिन अपनी बेटे की कंपनी से तनख्वाह ली नहीं थी, वो तनख्वाह जो उनके लिए मुख्तस थी। तो वो काबिल वसूली तनख्वाह के ऊपर भी जो उन्होंने इल्ज़ाम था डिक्लेयर ही नहीं की, क्योंकि वसूल नहीं की, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी कि काबिल वसूली है। तो बहरहाल अब 62(1)F की तशरीह जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन किसी न किसी तरीके से बज़ाहिर वो सोच रहे हैं अपने रिमार्क्स के ज़रिए कि 63A में भी उसको लाया जाए। 62(1)F एक सज़ा ताहयात नाअहली की इसके तहत दी जा सकती है, नाअहली की, और दूसरी तरफ जो 63A है उसमें सिर्फ सीट से महरूमी का लिखा हुआ है और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वो सीट से महरूमी नहीं है, वो सारी उम्र की महरूमी जो है उसकी वो सज़ा होनी चाहिए। अभी दलाइल जारी जाएंगे और पीर के दिन अब दोबारा 1 बजे ये स्पेशल बेंच बैठेगा और पीर के ही दिन कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है। जब स्पीकर कौमी असम्बली जो है कार्रवाई जब दोबारा शुरू करेगा तो ये तवक्को की जा रही है कि पीर के दिन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक की करारदाद पेश कर दी जाएगी या करने दी जाएगी। मगर पीर से पहले इतवार आता है और इतवार है 27 मार्च, और 27 मार्च को एक बड़ी रैली होनी है इस्लामाबाद में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसमें अपना आखिरी पत्ता भी शो करना है, और वो आखिरी पत्ता क्या होगा अब देखें। जो अब आखिरी पत्ता है जिसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासत को ढांप के रखा है, अब वो आखिरी पत्ता भी अगर ना रहा तो फिर कौम को क्या देखने को मिलेगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।